students, welcome to our glorious classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak. Today we are going to start the second lecture of the class 11th biology and the chapter is the living world. Basically जो अपना लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर किस पे बेस्ड था, वो भी लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर था और वो उस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीज हमने लास्ट के लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया था? ग्रोथ, वहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन डिस्कस किया था, एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था और एक क्या था, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से थे? ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या था? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, इंटरेक्शन, ये सब किस में था? डिफाइनिंग फीचर में था और नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ हमने खत्म कर लिया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग सब लोग फटाफट लगाइए, रिप्रोडक्शन। हेडिंग लगाइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? कोई आइडिया है रिप्रोडक्शन के बारे में? ये सबसे पहली चीज तो आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आप क्या कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ नॉन डिफाइनिंग, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? इसका कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होता है? रिप्रोडक्शन आप क्या कह सकते हो? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, क्या करने के लिए? अपने पॉपुलेशन को मेंटेन किए रखने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, पॉपुलेशन को मेंटेन किए रखने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो रिप्रोडक्शन की? डेफिनेशन आप लिख सकते हो द प्रोसेस, डेफिनेशन लिखिए यहां पे कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, the process in which organism produces their offspring, the process in which organism produces their offspring for maintain their पॉपुलेशन। बात समझ में? हमने क्या कहा? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग फॉर मेंटेन देयर पॉपुलेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? पॉपुलेशन को मेंटेन किए रखने के लिए। उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज जो है, रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट क्या है? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है
ये कितने टाइप का होता है? देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होगा। कौन कौन सा है? कि जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो ये कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है? कई कैटेगरीज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है आपका बाइनरी फिजन। फर्स्ट आता है दैट इज बाइनरी फिजन। दूसरा आपका आता है फिजन के बाद बडिंग। बडिंग के बाद आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। ये इतनी कैटेगरीज किसकी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जानते हो? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। सेक्स ऑर्गन क्या होता है? अब्सेंट होता है। उस रिप्रोडक्शन को आप क्या कहोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसको कह सकते हो? जिसमें सेक्स ऑर्गन जो है, जो सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कई कैटेगरीज है एसेक्सुअल की, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। सबका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। बाइनरी फिजन किसमें किसमें होता है? यहाँ पे देखिए, बाइनरी फिजन होता है फॉर एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो बाइनरी फिजन किसमें किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। बैक्टीरिया में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है। पैरामीशियम में होता है। किसमें होता है? पैरामीशियम में होता है। इसके साथ साथ ट्रिपैनोसोमा में होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। इन सब में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, ट्रिपैनोसोमा में, इन सब में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल में कौन सा रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन। बात समझ में आई? दूसरा बडिंग किसमें किसमें होता है? तो बडिंग दो में होता है, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। इन दोनों में क्या होता है? बडिंग होता है। तीसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? इसको लिख लीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन होगा आपका, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली किसमें होता है? फंगी में होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? फंगीज में होता है। फंगी में क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन कैसा होता है? ट्रू रीजनरेशन किसमें होता है? ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन होता है फ्लैटवर्म में, या फ्लैटवर्म में कौन सी कैटेगरी? प्लेनेरिया। फ्लैटवर्म ये ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। तो किसमें होता है? ट्रू रीजनरेशन फ्लैटवर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्लैटवर्म में पाया जाता है। जो क्या है? एग्जांपल उसका क्या है? प्लेनेरिया। बात समझ आ गई? आई होप क्लियर हो चुका होगा कि जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरीज में। कौन कौन सा? फर्स्ट बाइनरी फिजन, और सेकंड क्या है? बडिंग, थर्ड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ क्या है? रीजनरेशन। ये चार कैटेगरी है। बडिंग के एग्जांपल कौन कौन से हैं? अमीबा है। बडिंग में क्या होता है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा, इन सब में बडिंग होती है। सॉरी बडिंग कह रहा हूं, बाइनरी फिजन होता है। बडिंग किसमें किसमें होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? फंगी के केस में होता है। रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया के केस में होता है। तो ये आपका क्या है? रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गए। बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट नहीं है ना? फिर से एक बार देखो, रिप्रोडक्शन दो टाइप का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया गया, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, उन सब के ये एग्जांपल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? देखो यहां पे लिख लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? दैट इज अकर इन प्लांट। और बेसिकली किस प्लांट में होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। किसमें होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और किसमें होता है? एनिमल्स में। किसमें होता है? एनिमल्स। उसमें हम लोग आएंगे ह्यूमन बींग्स।
ठीक है, तो किसमें होता है, आपका प्लांट्स में होता है, किसमें होता है, प्लांट्स में। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेना, एनिमल, क्या लिख लोगे, एनिमल्स। तो प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में, एनिमल्स में मतलब ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल चाहो तो यहाँ लिख लो, कहाँ पे होता है, बेसिकली ह्यूमन बींग में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। बात समझ में आ गई। और प्लांट आपको लिखाया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, प्लांट के केस में क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी चीज देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन में अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखें, अच्छा एक चीज और, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ये सारे टर्म आप लोग को समझ में आ रहे हैं, अभी 10th में रिसेंट पढ़ के आया होगा यार। बाइनरी फिजन क्या होता है नहीं मालूम हो तो देख लो, बाइनरी फिजन क्या है, देखो यहां पे देखिए, बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन वो प्रोसेस है, मान लीजिए एक कोई बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर ये एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर दो नई बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करे, या इसको ऐसे बना लो कि अगर कोई ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है, अगर ये डिवाइड करके दो नई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, ये दो नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस टाइप के फिजन को आप क्या कहोगे, बाइनरी फिजन। यही क्या होता है आपका, बाइनरी फिजन होता है। बात समझ में आई। दूसरा है आपका बडिंग, बडिंग में क्या होता है, कोई एक बॉडी है, इस बॉडी से एक आउटग्रोथ बनता है, इस आउटग्रोथ को, जो आउटग्रोथ बनता है, इस आउटग्रोथ को आप क्या कहते हो, बर्ड कहते हो, क्या कहते हो, बर्ड। यही बर्ड आगे चल के क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तीसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और यही ग्रो करके क्या करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन, नाम से समझ में आ गया होगा, रीजनरेशन मतलब क्या, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया, तो जब बॉडी का पार्ट लॉस हो जाता है तो वो फिर से अपना वो लॉस्ट बॉडी पार्ट बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर बहुत डिटेल पढ़ना हो तो 12th का लेक्चर अपलोड हो चुका है, 12th के लेक्चर चलिए, फर्स्ट लेक्चर आप जो देखेंगे उसमें आपको पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो उतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, इतना इनफ है, ठीक। चलिए, वैसे आपको टर्म्स मालूम होनी चाहिए क्योंकि 10th में सब पढ़ के आए हो आप, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। देखो अभी क्या डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो क्या है, हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म थे, जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था, ठीक है ना, यूग्लिना था। तो जो अमीबा वगैरह है, बैक्टीरियाज वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंस इनमें नहीं होता, बात समझ में आ रही है, ये दो टर्म्स है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं होते, एक क्लियर डिफरेंस नहीं है। बात समझ, स्टेटमेंट लिखता हूं जहां समझ में आएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, in unicellular organism no clear difference about two terms, हमने क्या कहा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो क्लियर डिफरेंस अबाउट टू टर्म्स, दो टर्म के लिए कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है। कौन कौन सा टर्म है, दैट इज ग्रोथ, पहला टर्म दैट इज ग्रोथ, एंड सेकेंड टर्म दैट इज रिप्रोडक्शन, सेकेंड टर्म क्या, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब देखो कैसे नहीं है क्लियर डिफरेंस, इस चीज को समझते हैं कि कैसे क्लियर डिफरेंस नहीं है। हमने ये तो कह दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके दो टर्म्स डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है खासा,
कोई खास डिफरेंट नहीं है, अलग अलग एकदम शो नहीं होते। जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग में ग्रोथ अलग शो होती है, रिप्रोडक्शन अलग कैरेक्टरिस्टिक शो होता है। क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। बॉडी का ग्रोथ होना, बॉडी का साइज इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, ये अलग चीज है। तो हम लोग के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बीच डिफरेंस है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म के बीच कोई क्लियर डिफरेंस नहीं होता। बात समझ में आई? कोई क्लियर डिफरेंस इनके बीच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं। तो सिंगल सेल है, ये कैसे सेल होते हैं? सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी बॉडी किससे बनी होगी? सिंगल सेल से बनी होगी। बॉडी किससे बनी होगी? सिंगल सेल से। तो सिंगल सेल ही है। और ग्रोथ होगा तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? बताओ। ग्रोथ होता है तो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, अभी कल ही पढ़ाया हूं। तो अगर ये एक सिंगल सेल, अगर एक सिंगल सेल सेल डिवीजन शो करेगी तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, यही तो शो करेंगी, यही तो है। लेकिन अगर वहीं पे रिप्रोडक्शन देखा जाए यूनिसेलुलर के केस में, किसमें देखा जाए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो यहां भी सेम चीज है। क्या है? जैसे मान लो बैक्टीरिया, मान लो अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी है, ये अमीबा की बॉडी है। ये कैसी है? दिस इज यूनिसेलुलर। ये कैसी बॉडी है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो एक ही सेल है ना। तो अगर ये ग्रोथ कर रहा है, अगर ये ग्रोथ करना चाहे तब भी ग्रोथ करके ये एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स बना देंगी। ये एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स बना देंगी। ग्रोथ करेंगी तब भी, और अगर रिप्रोडक्शन करेंगी तब भी क्या होगा? ये एक सेल डिवाइड करके दो न्यू डॉटर सेल बनाती है। अगर रिप्रोडक्शन है तो दो न्यू क्या बनाती है? डॉटर सेल बनाती है। क्या बनाती है? डॉटर सेल। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच कोई एक स्पेशल लाइन नहीं है जो इन दोनों के बीच डिफरेंस शो करा सके। इन दोनों में दोनों प्रोसीजर नियरली क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसके केस में? केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये चीज नहीं होती। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक्सेप्शन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया, हमने क्या किया कि कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा कुछ, यहां पे देखो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो स्टेटमेंट लिखिएगा कि सम ऑर्गेनिजम्स do not reproduce. Some organism do not reproduce. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। Some organism do not reproduce. कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल infertile human couple, दूसरा क्या है? स्टेराइल वर्कर्स, बीस, और तीसरा है आपका दैट इज म्यूल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते। कौन कौन सा है? फर्स्ट है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। पहला क्या है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। दूसरा है स्टेराइल वर्क्स बीस, और थर्ड क्या है? म्यूल। ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो
नहीं करते। अब तीनों को समझो। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल क्या होते हैं? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल क्या होते हैं? द ह्यूमन कपल which does not have ability to produce offspring। बात समझ में आई? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स क्या है? ऐसे ह्यूमन कपल्स which does not have ability to produce offspring, इनके पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो क्या होते हैं? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। दूसरा स्टेराइल वर्क्स बीज। स्टेराइल वर्क्स बीज में जो वर्क्स बीज है, जो वर्क्स बीज है, बीज ये एक्चुअल में क्या होते हैं? बी होते हैं, जो क्या करते हैं? दे ले एग। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। ये भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तीसरा है म्यूल। तीसरा क्या है? दैट इज म्यूल। ये तो स्टेराइल वर्क्स हो गया। क्या हो गया? स्टेराइल वर्क्स बीज। इसमें क्या है? वर्क्स बीज एक बी है जो क्या कर रहा है? एग प्रोड्यूस करता है, एग ले करता है। तीसरा है आपका दैट इज म्यूल। म्यूल की केस में क्या होता है? जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, क्या मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स आपस में रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तब दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है? म्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? म्यूल का। यहां पे आपके हिसाब से अगर नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो मेल डंकी है ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके साथ शो करे? फीमेल डंकी के साथ शो करे। किसके साथ शो करे? फीमेल डंकी के साथ शो करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे जो मेल डंकी है वो फीमेल हॉर्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा और फाइनली किसका फॉर्मेशन करता है? म्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल नीट वगैरह में पूछा जाता है व्हाट इज म्यूल। तो आप क्या कह सकते हो? म्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो इसके लिए? स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि इट इज द म्यूल क्या है? इट इज द offspring of what? It is the offspring of male donkey and female horse. That is male donkey and female horse. ये क्या होता है? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की ऑफस्प्रिंग होती है। बात समझ में आई? तो ये आपका किसके बारे में हो गया? कुछ एक्सेप्शंस हैं जो प्रॉपरली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते हैं, प्रॉपरली नहीं शो करते। एक्चुअल में वैसे तो अगर देखें तो यहां भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, यहां भी एग ले कर रहा है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, लेकिन प्रॉपरली नेचुरली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो इनके थ्रू शो नहीं की जाती है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इस फीचर को क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर। बात समझ आई? नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ये टर्म तो हो गया। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो सब लोग फटाफट हेडिंग लगाओ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सबसे पहली चीज की मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म टर्म कहां से आया? तो लिख लीजिए, द मेटाबॉलिज्म टर्म was derived from ग्रीक वर्ड। किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो दैट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किस ग्रीक वर्ड से हुआ? दैट इज मेटापोल, जिसका मतलब क्या होता है?
which means change or conversion, change और कन्वर्जन। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि जो मेटाबॉलिज्म टर्म है ये कहां से आया था, ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड था ग्रीक वर्ड, मेटाबोल, जिसका मतलब क्या होता, चेंज होना या कन्वर्जन होना। कोई चीज यहां पर चेंज होगी या कन्वर्जन होगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, डेफिनेशन क्या लिखोगे मेटाबॉलिज्म की, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जो टोटल केमिकल, जो सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, उनके सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बात समझ में आई। तो डेफिनेशन लिखिए कि मेटाबॉलिज्म है क्या, डेफिनेशन क्या है, द टोटल या द सम ऑफ ऑल द chemical reactions, all the chemical reactions which occur in our body is called metabolism, is called metabolism। आई होप समझ में आ गया होगा मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म क्या है, द टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, दैट इज अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन्हीं के सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, द रिएक्शन विच अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि द रिएक्शन which occur in our body is called metabolic reaction। बात समझ में हमने क्या कहा, द रिएक्शन विच अकर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को आप क्या कहोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहोगे। और उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, उस प्रोसेस को आप मेटाबॉलिज्म कहोगे। क्या कहोगे, मेटाबॉलिज्म कहोगे। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें मेटाबॉलिज्म में, तो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शंस को आप क्या कह रहे हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे हो। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को होने के लिए किसकी जरूरत होगी, केमिकल्स की। तो आप क्या कह सकते हो कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि द बॉडी ऑफ all living organism consist of chemicals। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होगी, केमिकल से बनी होगी। किससे बनी होगी, केमिकल से बनी होगी। बात समझ में आई। तो आयु क्लियर हो चुका होगा यहां तक अभी तक कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो उनके सम को आप क्या कहोगे, मेटाबॉलिज्म कहोगे।
दूसरी चीज, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? उन सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल्स से। दूसरी चीज, अगर हम एग्जांपल्स को डिफाइन करें कि मेटाबॉलिज्म किसमें किसमें एग्जिस्ट करता है, तो एग्जांपल लिख लीजिएगा केमिकल रिएक्शन यहां पे कि कौन कौन से मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं ऑर्गेनिज्म। तो लिख लीजिए यहां पे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या होगा बताओ? एग्जांपल है माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स है उनमें होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। माइक्रोब्स, फंगी, इसमें फंगी, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स है उनमें भी क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसमें किसमें होता है? माइक्रोब्स में होता है, फंगी में होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। ये सब किस में इन्वॉल्व होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें दोनों चीजें होती है, एक तो ब्रेकडाउन होता है और एक बुल्डअप होता है। मतलब एक रिएक्शन के थ्रू कोई चीज बन रही होती है और एक रिएक्शन में कोई चीज टूट रही होती है। तो इसके बेसिस पे मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। पहला था कैटाबॉलिज्म, या पहला क्या था? एनाबॉलिज्म, दूसरा क्या था? कैटाबॉलिज्म। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म था उसमें जो रिएक्शन हो रहा था उस रिएक्शन को आप क्या कह रहे थे? मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे थे। तो इसी तरह एनाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होगा, एनाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए मेंशन भी किया हूं कि एनाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? एनाबॉलिक रिएक्शन कहोगे। इसी तरह कैटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहोगे। बात समझ में आई? अब हमें यह पढ़ना है कि एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ बिल्डिंग अप रिएक्शन, या आप कह सकते हो कि द रिएक्शन in which building up is occur। बात समझ में हमने कहा था रिएक्शन इन विच बिल्डिंग अप इज रिएक्शन अकर, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई चीज बनती है, बिल्डअप होती है, फॉर्म होती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं उस प्रोसेस को। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो आप क्या कह सकते हो कि द रिएक्शन in which breakdown is occur। हमने क्या कहा? द रिएक्शन in which breakdown is occur, वो रिएक्शन जहां पर ब्रेकडाउन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जहां पे बिल्डअप होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और जहां पे ब्रेकडाउन होता है उस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन और उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, बिल्डअप हो रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप खुद बताओ। बहुत इजी है इसका एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर ध्यान से देखोगे तो जो आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है, ये क्या करता है? आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन और वाटर का प्रोडक्शन करता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इन दोनों चीजों के, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के
इन दोनों चीजों के मिलने से क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बुल्ड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन में बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग अप हो रही है, बन रही है चीजें। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एनाबॉलिज्म कहोगे। क्या कहोगे, एनाबॉलिज्म। लेकिन यहां पे चीजें टूटती है, ब्रेकडाउन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल इसका भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लिखो तो यहां क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, यहां पे क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। और सब लोग जानते हो कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। इसके लिए रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें टूटेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecule of H2O and large amount of energy that is 38 ATP। टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और यहां पे चीजें बन रही थी तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, बात समझ में आई। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, इस एनाबॉलिक रिएक्शन को अगर हम इनडायरेक्ट वे में लिखे तो क्या लिख सकते हो कि यहां पे जो सिंपल सब्सटेंस होता है, सिंपल कंपाउंड होता है, ये जुड़कर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किसमें, एनाबॉलिज्म में। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, ये टूटता है और किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली कैटाबॉलिज्म और ये आपका बेसिकली क्या है, एनाबॉलिज्म। एग्जांपल भी दोनों का बता दिया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप दोनों क्लियर हो चुका होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है, सॉरी एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। क्लियर हुआ दोनों। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है ये बॉडी के आउटसाइड कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमेशा होता कहां है, ये बॉडी के आउटसाइड कभी नहीं हो सकता, मतलब सेल के आउटसाइड ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। हमेशा कहां होता है, सेल के इनसाइड होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि एनाबॉलिक रिएक्शन जो है, आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन is always this reaction is always occur inside the cell। this reaction is always occur inside the cell। ये रिएक्शन जो है हमेशा कहां होता है, सेल के इनसाइड होता है, सेल के आउटसाइड नहीं होता। दैट इज ऑलवेज अकर इनसाइड द सेल। ये हमेशा सेल के अंदर होता है, सेल के आउटसाइड नहीं होता। ये कहां होगा, सेल के इनसाइड होगा एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब इनसाइड, अगर सेल के इनसाइड होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इन वीवो। क्या कहते हैं, इन वीवो। इन वीवो कहने का मतलब कि ये रिएक्शन हमेशा कहां होगा, सेल के इनसाइड होगा। लेकिन जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, आप क्या कह सकते हो, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये सेल के इनसाइड भी होता है, सेल के आउटसाइड भी होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि दिस रिएक्शन is occur inside the cell and outside सेल। ये जो रिएक्शन है, ये जो आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये कहां होता है, सेल के इनसाइड भी होता है और सेल के आउटसाइड भी होता है। सेल के अंदर भी होगा, सेल के बाहर भी होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इन विट्रो। इन विट्रो मतलब ये क्या होगा, विट्रो में भी कराया जा सकता है। विट्रो मतलब क्या, आउटसाइड द सेल। चाहो तो लिख लो, इन विट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सेल।
क्या है, आउटसाइड द सेल, मतलब ये क्या होगा, सेल के आउटसाइड कराया जाएगा। और कहां कराया जाता है, लिख लीजिए, इन टेस्ट ट्यूब। कहां कराया जाता है, इन टेस्ट ट्यूब। ये कहां कराया जाता है, इन टेस्ट ट्यूब। तो मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है, जो रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होता है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, लीविंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, लीविंग प्रोसेस होती है, लीविंग रिएक्शन होता है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब जो होती है, ये क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग। तो बात समझ में आई कि टेस्ट ट्यूब कहने का मतलब रिएक्शन कहां कराया जाएगा, विट्रो में कराया जाएगा। इन विट्रो कहने का मतलब रिएक्शन कहां कराया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या है, लिविंग रिएक्शन है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक कि जो रिएक्शन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब जो है, ये टेस्ट ट्यूब क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। कैसी थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन। बात समझ में आई, नहीं दिख रहा तो इस साइड लिख लो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे जैसे अच्छे से करके देखते हैं, इसको मिटाया पहले, ये पूरा एनाबॉलिक रिएक्शन मिटा दो, ये खत्म हो गया है। कैटाबॉलिज्म का बस ये टेस्ट ट्यूब वाला देख ले, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो फिर से एक बार, ये इन विट्रो वाला एक बार फिर से ध्यान से देखो कि जो विट्रो में हो रहा है, विट्रो में जो हो रहा है, इन विट्रो के केस में, विट्रो मतलब क्या, कि ये रिएक्शन कहां होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा। इन विट्रो कहने का मतलब क्या, कि ये जो रिएक्शन होगा, ये कहां होगा, दैट इज अकर इन टेस्ट ट्यूब। ये कहां होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। इन विट्रो कहने का मतलब ये रिएक्शन जो होगा, ये कहां होगा, दैट इज अकर, हमने क्या कहा, इन विट्रो। तो इन विट्रो कहने का मतलब क्या, कि ये कहां हो रहा होगा, दैट इज अकर इन टेस्ट ट्यूब। ये कहां पे होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ये क्या ले रखा आपने, एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन कैसा है, लीविंग रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, लीविंग रिएक्शन है। लेकिन जो ये टेस्ट ट्यूब है, जो बाहर देख रहे हो आप, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब क्या होती है, टेस्ट ट्यूब ये क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग। तो जो टेस्ट ट्यूब है ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है, जो टेस्ट ट्यूब है ये लिविंग है, जो टेस्ट ट्यूब है ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शंस कराए जा रहे हैं, दैट आर लिविंग रिएक्शंस। वो रिएक्शंस कैसे हैं, लिविंग रिएक्शन है। बात समझ में आ गई, यहां पर कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी एक चीज याद रखिएगा, ग्रोथ के रिस्पेक्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट देखो, इसको फिर से मिटा रहा हूं। यहां पे एक चीज देख लो, अगर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हम बात करें, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमने कहा कि द ग्रोथ इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म। जो ग्रोथ है वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर जो एनाबॉलिक रिएक्शन, देखो यहाँ पे, अगर एनाबॉलिक रिएक्शन दो था ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक एनाबॉलिक रिएक्शन था और एक कैटाबॉलिक। तो अगर एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा है हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म के केस में, तो यहां पे जो ग्रोथ होगी
वो प्रोसीड होगी। तो यहां पे क्या होता है, तब कैसी ग्रोथ होती है, पॉजिटिव ग्रोथ होती है। क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ होती है, मतलब कि क्या, ग्रोथ इज अकर, ग्रोथ होगी बॉडी की। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, जब एनाबॉलिक रिएक्शन, जो एनाबॉलिक रिएक्शन है वो इक्वल हो जाए किसके, कैटाबॉलिक रिएक्शन के, तो यहां पर नो ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। कैसे ये हो रहा समझाऊंगा। और अगर तीसरा कंडीशन ये बनता है, अगर क्या हो, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये ज्यादा हो जाए एनाबॉलिक रिएक्शन से, तो कैसी ग्रोथ होती है, निगेटिव ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, निगेटिव ग्रोथ होती है, मतलब बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। बात समझ में आई। ये तीन कंडीशंस हैं। तो समझो पहले, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, जिसमें चीजें बन रही हैं, कैटाबॉलिक में जिसमें चीजें टूट रही हैं। तो जब एनाबॉलिक ज्यादा होगा, बनेंगी ज्यादा चीजें और टूटेंगी कम, तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। बॉडी में ज्यादा चीजें बन रही हैं और उनका ब्रेकडाउन बहुत कम है, तो बॉडी में नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ होगी। लेकिन जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जितनी तेजी से चीजें बन रही हैं उतनी ही तेजी से चीजें टूट रही हैं, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, जितना बन रहा है उतना डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तीसरा कंडीशन है कि चीजें तेजी से टूटे और बने धीरे धीरे, मतलब बनने की स्पीड स्लो है और टूटने की स्पीड फास्ट है, मतलब उस बॉडी का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, वो बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। वो कौन सी ग्रोथ होती है, नेगेटिव ग्रोथ। और यहां पे बॉडी क्या हो रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, तीन कैरेक्टरिस्टिक और बचा है, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एक कॉन्सियसनेस पढ़ना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है और सभी के बीच इंटरैक्शन पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पे बेस्ड होगा। कोशिश कर रहा था किसी में खत्म हो जाए, लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी जा रहा था, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड किया जाएगा। थर्ड लेक्चर में उसको प्रोसीड करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी डाउट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।